Good morning, guys. Good morning. A very very good morning to all of you. So उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया हैं और मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। एक बार मुझे कंफर्म कर दें। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, कैसे आप सब? हाउ आर यू गाइस? एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलिए। तो जुड़ जाइए सेशन में फटाफट से और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी यहाँ पे फटाफट से ऐड कर लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं आज डीआई के बारे में, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल आता है, तो उसको छोड़ना नहीं बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, फाइन, ऑल राइट। तो सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इस इंडिपेंडेंस डे जो आईफएस की तरफ से जो ऑफर है, दैट इज़ फ्लैट 50% ऑफ जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे सी एस नेट, यूजीसी नेट या एमएससी एंट्रेंस, सीयूईटी पीजी, कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम का, तो बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है आईपीएस 50 का, और वहाँ पे फ्लैट 50% आपको ऑफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आई एम गुड, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई, आई एम वेरी गुड। तो जुड़ जाइए सेशन में। टुडे विल टॉक अबाउट डीआई पार डेटा इंटरप्रिटेशन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनिस्टिया। ओके, चलो स्टार्ट करें सेशन को अब बिना किसी देरी के। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप लोग जब रेडी हो जाओ तो फटाफट से मुझे बताओ, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और टाइमर हो जाएगा ऑन, देन यू विल आंसर एवरी क्वेश्चन। करें स्टार्ट? बताइए भाई, स्टार्ट करें? ओके, ऑल राइट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए जी, ये क्लास यूजीसी नेट के लिए है, बिल्कुल। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो पहले क्वेश्चन को समझें क्या कह रहा है। गुड मॉर्निंग। राइट, यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब किससे है? एक्सेलरेशन का मतलब है ग्रेविटी से। तो जब भी वर्टिकल मोशन की बात होती है तो यानी कि हम तब एक्सेलरेशन को कंसिडर करते हैं एज ग्रेविटी। ठीक है, तो कभी भी हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तब हमेशा हमारा जो एक्सेलरेशन है, देन वी विल, तब हम ग्रेविटी को एक्सेलरेशन कंसिडर करते हैं।
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलो, समय समाप्त हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी 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 डी। ओके, 4th आंसर आ रहा है, 3 भी आंसर आ रहा है भाई। राइट चलो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ फुटबॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, यानी कि हाइट एच से मैंने एक फुटबॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया है। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इग्नोर एयर ड्रैग, यानी कि जो एयर का जो रेजिस्टेंस उसको मुझे इग्नोर करना है, मान लो वैक्यूम है। द कर्व दैट रेस्ट रिप्रेजेंट्स इट्स वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन है उसके बीच में किस तरह का यहाँ पे ग्राफ बनना चाहिए। देखो, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं, यानी कि अगर मैंने ऊपर से कुछ चीज नीचे की तरफ ड्रॉप करी है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है देन दैट इज इक्वल टू जी, जो कि आपको पता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, जी इज कांस्टेंट। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं भाई, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर जहां पे एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, यानी कि ग्राफ भी उसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट द ग्राफ सेम रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, लाइक दिस। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है पर एक्सेलरेशन हमारा धीरे धीरे घट रहा है। सबसे पहले डिस्टेंस कम है तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ घट रहा है, यानी कि गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4th आंसर एकदम सही होगा, जिसमें आपका एक्सेलरेशन थ्रू आउट द डिस्टेंस, यानी कि जितना भी डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, इसमें आपको एक्सेलरेशन के बारे में, यानी कि ग्रेविटी दैट इज कांस्टेंट। ऑलराइट, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ओके, क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, करिए भैया आंसर इसको तब तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। फटाफट से आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के। ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं, 1 1 1। ओके, डी भी आ रहा है। हाँ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, कह रहा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल की पावर x है। ठीक है, ई टू दी पावर x है, तो हमको बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो यहाँ पे हमको अगर ग्राफ बताना है तो क्या करें, एक एक करके वैल्यूज लेते हैं। x की एक वैल्यू लो, पहले 1, फिर वैल्यू लो 2, फिर वैल्यू लो 3, इस तरह से। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है कि जब भी ई टू दी पावर x, यानी कि e की कुछ पावर होती है, उस पावर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं धीरे धीरे, तो जब एक्सपोनेंशियल पावर को अगर जब भी मैं इंक्रीज करूंगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है। ठीक है, ये तो आपने सुना है कि ये चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब जब मैं उसकी पावर्स बढ़ाऊंगा, e की पावर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो वो भी चीज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी पॉजिटिवली। चलो, अगर ध्यान से देखोगे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x,
x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा, देखो यहाँ पे देख लो डायरेक्टली, अगर मैं x की जगह वैल्यू 1 रखूंगा तो e⁻1 होता है आपका 2.718, यानी कि दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट विल बी 2.718। और जब मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो दिस विल बी e⁻2 यानी कि 7.382। यानी कि जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मेरा वैल्यू y का भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो अगर मैं बात करूं e⁻0, भाई दैट विल बी 1। किसी की भी पावर अगर 0 रखूंगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो देखो अगर ध्यान से इसको देखोगे इस वाले ग्राफ को, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। लेकिन यहां भी x का वैल्यू 0 होने पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि दिस विल बी रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 पे, यहां भी अगर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, दैट विल बी अगेन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे, जैसे जैसे हमारा x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। x का वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा तो y का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y का वैल्यू कितना है, 1। यानी कि ये इस लाइन से, ओरिजिन वाली लाइन से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है मेरा ग्राफ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली मेरा y का जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से इसको समझना है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हम यहाँ पे यूट्यूब पे ही कवर करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाया करो सुबह 11 बजे डेली। ऑप्शन नंबर अलग अलग आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ओके हमसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 3, ओके। देखो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं जैसे जैसे हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखो यहाँ भी वैसा ही है, टाइम जैसे जैसे शुरू में क्या हुआ, हमने कुछ चला ही, यानी कि रेस्ट पे है बॉडी, यानी कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है
डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम और इंक्रीज हुआ तो धीरे धीरे डिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, यानी कि दोनों ठीक है। डी वाले को देखो, डी वाले को अगर देखोगे तो भाई अगर टाइम 0 है तो उसने कुछ डिस्टेंस चला, धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो ओरिजिन के पास आ रहा है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर यहां पे देखोगे, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी को अगर ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि भाई सेम टाइम पर वो अलग अलग पॉइंट पर है, यानी कि इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन सेम टाइम पे अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। और वैसे भी टाइम कभी भी रिवर्स में होगा क्या? टाइम देखो रिवर्स में चला गया इस तरह से, विच इज इम्पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। राइट, यानी कि एक ही टाइम पे अलग अलग यहाँ पे डिस्टेंस, यानी कि अलग अलग पोजीशंस पे वो प्रेजेंट है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है जितना डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, ऑलवेज सेम टाइम, एक टाइम पे, यानी कि एक शार्प कोई भी टाइम हो रहा है तो उस टाइम पे केवल एक ही पोजीशन पॉसिबल है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस विल बी रॉन्ग। चलो एक और सवाल है इसी तरह, इसको बताएं। ऑप्शन वन, ओके, वन भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, थर्ड। चलो वैसा ही सवाल है ये भी, इसमें से हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ यू प्लॉट द वेट W वर्सेस एज, वेट और एज के बीच में यहाँ पे ग्राफ दिया गया है ऑफ अ चाइल्ड इन अ ग्राफ, द वन दैट विल नेवर बी ऑप्टेन फ्रॉम द अमंगेस्ट द फोर ग्राफ गिवन बिलो, यानी कि इन चारों में से एक पॉसिबल नहीं है, तो बताइए कौन सा ग्राफ है वो। अगर पहले वाले ग्राफ को देखोगे तो टाइम के साथ साथ इसका वेट क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि जब इनिशियली जब स्टार्ट किया था टाइम को तो इनिशियली उसका कुछ वेट था और उसके बाद धीरे धीरे इसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। इस पॉइंट पे आके इसका वेट यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू किया। तो पहली बात तो है टाइम क्या कर रहा है, रिवर्स में जा रहा है, और साथ ही साथ सेम टाइम पे दो इसके वेट है, दो अलग अलग वेट है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे दो अलग अलग इसके वेट हो, यानी कि पहला ही वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यही हमारा सही आंसर भी है। सेकंड वाले को देखो भाई, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इसका वेट क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। ठीक, थर्ड वाला देखो, इनिशियली इसका कुछ वेट था जब से स्टार्ट किया टाइम को,
और धीरे धीरे उसका वेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओवर टाइम। ये भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि वेट उसका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, लाइक दिस, यानी कि इम्पॉसिबल पूछ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िए और एक एक स्टेटमेंट को देखिए। पूछा जा रहा है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसी तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे इस तरह से 4 स्टेटमेंट दे रखा है, फिर बताना है ग्राफ को देख के कि कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखा यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे 2011 और 2012 का डेटा दे रखा है। यानी कि 2011 में कितने पेपर्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं और 2012 में कितने पेपर्स रिलीज हुए हैं, 4 और 8। और जितने भी साइटेशंस हैं 2011 में दैट इज 8 एंड साइटेशंस इन 2012 दैट इज 6। राइट, नॉट करेक्ट पूछा है कि इन चारों में से कौन सा गलत है, जो सही नहीं है यानी कि गलत पूछ रहा है। यानी कि 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक इनमें से गलत होगा, तो उस गलत को हमको पहचान। चलिए इस समय समाप्त हो गया। कोई बताएगा भाई, एनीवन जो बताना चाहेगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। ओके, देखो सभी कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, एक एक करके आपको देखना है इनमें से गलत कौन सा। ऑप्शन नंबर 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। चलो एक एक करके आप देखो ध्यान से। हमसे कह रहा है इन द ईयर 2012 यानी कि 2012 में 50% मोर पेपर्स वर पब्लिश्ड। कह रहा है 2012 में 50% ज्यादा पेपर पब्लिश हुए। किसके कंपैरिजन में कह रहा होगा? 2011 के कंपैरिजन में। पेपर्स कितने हैं भाई? 8। और 2011 में कितने पेपर्स हैं? 4। तो इससे कितना ज्यादा है? इससे 100% ज्यादा है, क्योंकि इसका क्या हो गया है, डबल हो गया है ना। तो 50% ज्यादा नहीं है, 100% मोर है, क्योंकि इसका डबल हो गया है। अगर 50% होता तो ये 6 होता। कितना? 6। ये 4 का 50% कितना होगा? इसका आधा यानी कि 2। तो 2 अगर इसमें इंक्रीमेंट होता तो 6 होना चाहिए था। यानी कि यही हमारा गलत है, हमसे गलत ही तो पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। सिंपल। लेकिन बाकी के स्टेटमेंट्स को भी हम चेक करेंगे, बट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। और साथ में क्या कह रहा है? बट साइटेशंस डिक्रीज बाय 25%। लेकिन जो साइटेशंस है वो 25% से डिक्रीज हो गए। 8 से कितने हो गए? 6। कितने का डिक्रीमेंट आया है? 2 का। 2 का डिक्रीमेंट है। और पहले कितना था? 8 इंटू 100 यानी कि 4 टाइम्स यानी कि 25। यानी कि सेकंड वाला जो इसका सब पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन पहला वाला जो पार्ट है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। कह रहा है इन द ईयर 2012 2012 में 100% मोर पेपर्स वर पब्लिश्ड। कह रहा है 2012 में 100% ज्यादा पेपर पब्लिश हुए। ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी हमने यही तो किया था, 100% ज्यादा ही तो है। ओके,
बट साइटेशंस वर 75% ऑफ द नंबर ऑफ पेपर्स इन दैट ईयर। कह रहे जो साइटेशंस हैं वो पिछले साल से यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में केवल 75% ही है, यानी कि 8 का अगर 75% निकालोगे दैट विल बी दिस, यानी कि दिस विल बी 6। ये तो ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। दोबारा से मैं पहले वाले को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये समझ में आ गया, यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक है, पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू है। थर्ड वाले स्टेटमेंट को देखो, हमसे कह रहा था पेपर पब्लिश्ड इन ईयर 2011, यानी कि 2011 में जो पेपर पब्लिश किया गया है, आर ओनली 33%, ये क्या है 33% है किसका, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड पेपर इन बोथ ईयर्स, यानी कि दोनों साल के जो पेपर्स हैं, यानी कि 4 यहाँ पे हैं और 8 यहाँ पे, यानी कुल मिला के 12। तो 2011 में जो पेपर्स हैं यानी कि 4, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स का 33% है, तो देखो 100/3 यानी कि 33.33, यानी कि ये भी ठीक है भाई, एकदम सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ वाला देखो, ये भी ठीक होगा। द टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस फॉर बोथ ईयर इज 16.66%। दोनों साल के अगर आप चेक करोगे कितने हैं, 8 और यहाँ पे हैं 6, यानी कुल मिला के 12 साइटेशन से इन बोथ द ईयर्स। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस फॉर बोथ द ईयर्स इज 16.66% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेपर्स। पेपर्स कितने हैं, पेपर्स है 4 और 8, यानी कि 12, और सॉरी साइटेशन कितने थे, 8 और 6, यानी कि 12। एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ साइटेशन फॉर द बोथ द ईयर इज 16 पॉइंट, पेपर्स हैं 8 और 4 यानी कि 12, ये हैं 8 और 6, सॉरी 14, साइटेशन कितने हैं 14। अब ये कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ साइटेशन है वो 16.66% ज्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स। भाई ये तो पेपर है, ये साइटेशन से कितने ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, तो 2 इंक्रीमेंट है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ पेपर्स इनटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 50/3, 50/3 होगा 16.66%, यानी कि ये भी ठीक है, समझ रहे हो बात, यानी कि ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 1 विल बी रॉन्ग। वो तो कहो कि भाई पहला वाला ही आंसर हो गया, नहीं तो आपको फिर सभी चेक करने पड़ते इस तरह से। कोई परेशानी इसमें, दिक्कत, पहले वाला समझ में नहीं आया किसी को तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। कह रहा है इन द ईयर 2012 यानी कि 2012 में 50% ज्यादा पेपर्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। पेपर्स कितने पब्लिश हुए हैं, 8, और 2011 में कितने थे, 4। तो कह रहा है इससे यानी कि 2011 से 50% ज्यादा, भाई 50% ज्यादा नहीं है, ये 100% ज्यादा। चेक करो 4 से कितना ज्यादा है, 4 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई इनिशियली कितने थे 4 इंटू 100, दिस इज 100% मोर। तो 50% गलत कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक सर्वे हुआ है जिसमें 300 रेस्पोंडेंट्स यानी कि जिन 300 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है उस सर्वे का, तो उनका यहाँ पे डेटा दे रखा है जो ओन करते हैं कोई व्हीकल। व्हीकल में भी दो तरह के व्हीकल्स हैं यहाँ पे, कार और स्कूटर, ठीक है। उनका डेटा यहाँ पे लिया गया है। कुछ लोग कार को ओन करते हैं, कुछ लोग केवल स्कूटर को, और कुछ लोग दोनों को, और कुछ ऐसे भी जो कि कुछ भी चीज़ ओन नहीं करते। तो ऐसा हमको डेटा दे रखा है। क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स डू नॉट ओन अ स्कूटर, यानी कि स्कूटर ओन नहीं करने वाले जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं उनका कितना परसेंटेज आउट ऑफ टोटल रेस्पोंडेंट्स, 300 का कितना परसेंट ऐसे लोग हैं जो स्कूटर को ओन नहीं करते। ऑप्शन टू ओके। तो स्कूटर को ओन नहीं करने वाले कौन कौन से लोग होंगे, कह रहा ओन व्हीकल, जिसमें कार वाले, इनसे मतलब नहीं है हमको, मतलब किससे, जो स्कूटर ओन नहीं करता है, यानी कि ये लोग भी इसमें इंक्लूड होंगे ना फिर तो, क्योंकि कार वाले, ओनली कार वाले कितने हैं 74, स्कूटर वाले तो हमें इंक्लूड नहीं करने हैं, तो बोथ वाले भी नहीं इंक्लूड करने हैं, और डू नॉट ओन व्हीकल इनको इंक्लूड करना है, यानी कि 70। तो नॉट स्कूटर कह रहा है, तो नॉट स्कूटर वाले यही तो होंगे, कार वाले और डू नॉट ओन व्हीकल वाले। कुल मिला के 144 आउट ऑफ 300 इंटू 100, सिंपल। यानी कि 48%, ठीक। तो यही दो लोग आएंगे जो कार्स वाले हैं, जो कार ओन करते हैं और कोई भी व्हीकल ओन नहीं करते, यही वो लोग होंगे जो स्कूटर्स को ओन नहीं करते। ऑलराइट, दैट इज 48%। तो सिंपल परसेंटेज का सवाल था, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दे रखा है स्पीड और टाइम का, ठीक है। तो टाइम के साथ किस तरह से स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है, ये हमको ग्राफ में बोला गया है। और यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1, ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं थोड़े से। ध्यान से देखो, एक एक करके स्टेटमेंट को देखो, उसमें से करेक्ट बताना है। चलिए अब देखिए, कह रहा है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, एक कार स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है।
इट्स स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम एज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द स्पीड नेवर जीरो, कह रहा है स्पीड कभी भी जीरो नहीं हुई है। अब देखो क्या हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे फिर क्या हो रही है, टाइम के साथ ये कम हो रहा है। यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन इज जीरो, जो एक्सेलरेशन हमारा कह रहा है वो जीरो होगा वंस ऑन द पाथ, एक बार पाथ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। चलो आगे देखो द डिस्टेंस कवर इनिशियली, जो इनिशियल जो डिस्टेंस कवर है वो कह रहा है इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज होगा, ठीक है। भी द कार कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, कह रहा है कार कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये गलत है। यानी कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट कह रहा है दीज आर रॉन्ग, ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन इज जीरो वन ऑन द पाथ, पे एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे तो स्पीड हमारी घट और बढ़ रही है हमेशा। आगे देखो द स्पीड इज नेवर जीरो, भाई स्पीड अगर आप देखोगे कह रहा है यहाँ पे जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं हो रही। अगर यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे और जो हमारा स्पीड है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद मेरा स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू होगा। यानी कि ये वाला एकदम ठीक है कि जो हमारा स्पीड है वो कभी भी, इसकी स्पीड जब हमारी जो स्पीड है कभी भी जीरो नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर कभी भी टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में होगा हमारा, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में हमारा इस तरह से ग्राफ होगा, तब क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, फिर वो रिटार्डेशन में चेंज हो जा रहा है, यानी कि स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। तब के लिए ग्राफ अलग बनता है। और जब स्पीड टाइम की बात करें तब उसके लिए ग्राफ अगर इस तरह का बनेगा, स्पीड जब धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी और धीरे धीरे फिर टाइम के साथ उसकी स्पीड घटेगी, तो यहाँ पे स्पीड कभी भी आपकी जीरो नहीं दिखेगी। हमसे क्या कह रहा है, करेक्ट कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो एक्सेलरेशन टाइम में वो चीज गलत हो जाती, बट स्पीड टाइम में दिस वुड बी राइट। ठीक है, तो ग्राफ आपने फिजिक्स में पहले पढ़े होंगे तो वैसे ही सवाल यहाँ पे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मान के चलो ऐसे सवाल छोड़ने नहीं है। गिव मी अ सेकंड। चलिए आप लोग तब तक करो इसको। ओके ऑल राइट, आया आंसर किसी का भाई, एनीवन? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ओके आ जाएगा समझ में। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ओके।
ऑप्शन टू, देखो हमसे कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट्स S1 एंड S2 इन 4 सेमेस्टर कोर्सेज आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। यानी कि दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में, ये हमको दे रखा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है S2 गॉट हायर मार्क्स देन S1 इन ऑल द 4 सेमेस्टर। कह रहा है S2 के जो मार्क्स है वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू S1। S2 कौन सा है, ये वाला। S2 के मार्क्स S1 से क्या है, ज्यादा है पहले सेमेस्टर में, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में ज्यादा है ही नहीं, दोनों के बराबर है। और तीसरे सेमेस्टर में तो इसके जो मार्क्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू S1। S1 वाला कौन सा है, ये वाला जो डॉटेड लाइन से बनाया गया ना। तो S1 के मार्क्स कितने यहाँ पे 80, लेकिन यहाँ पे S2 के मार्क्स कितने 70, यानी कि ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे एक बार मार्क्स लिख देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो S1 के हैं 50, 60, 50, 60, 80 एंड 70, राइट। और S2 के हैं 70, 60 एंड देन 70 एंड 80, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है ओवर 4 सेमेस्टर, कह रहा है 4 सेमेस्टर में S1 इंप्रूव्ड बाय अ हायर परसेंटेज कंपेयर टू S2। कह रहा है S1 ने ज्यादा अच्छा इंप्रूव किया हायर परसेंटेज से एज कंपेयर टू S2। तो देखो S1 ने कैसे इंप्रूव किया, 50 से 60, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है इसका, ठीक है। फिर 60 से 80 फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। S2 में देखो, S2 में पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला 10 का, और फिर 10 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 20 का इंक्रीमेंट है और यहाँ पे 10 का। तो यहाँ कहाँ पे इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो S1 का इंक्रीमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू S2। तो परसेंटेज निकालोगे तो S2 का परसेंटेज हायर निकलेगा एज कम्पेयर टू S2। तो यानी कि ये तो ठीक है, लेकिन एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक हो सकता है। टोटल मार्क्स ऑफ S1 एंड S2 आर इक्वल, कह रहे दोनों के जो मार्क्स हैं वो बराबर हैं, चेक करो 14, 21, 260, यानी कि दिस इज 280, दोनों के बराबर मार्क्स तो नहीं है, गलत है। S1 S2 डिड नॉट गेट द सेम मार्क्स इन एनी सेमेस्टर, यानी किसी भी सेमेस्टर में सेम मार्क्स उसने ऑब्टेन नहीं किए, ये तो गलत कह रहा है। सेकंड वाले में सेम मार्क्स ऑब्टेन किए, ये भी गलत, यानी कि एक ही फिर ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दैट विल बी दी राइट चॉइस। कोई समस्या इसमें, दिक्कत? कुछ भी नहीं करना है, एक एक करके आपको चेक करना है, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम लगेगा क्वेश्चन को समझने में, लेकिन अगर आप इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चन, तो आसानी से फिर आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन नया नहीं लगेगा फिर। चलो क्या कह रहे हो आप? रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ क्लास, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब पे अगर ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी तो ज़रूर आप लोगों के लिए ये चीज़ करी जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन को देखिए भाई।
कह रहे सर S2 के मार्क्स तो ज़्यादा हैं, S2 के मार्क्स ज़्यादा हैं बिल्कुल, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, हमसे उस स्टेटमेंट में बोल रहा था कि उन दोनों के मार्क्स क्या है, बराबर हैं, टोटल मार्क्स बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, एक के 260 है, एक के 280। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, ये लीजिए। आया आंसर? ऑप्शन 1 ऑप्शन अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर ग्राफ का एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना नंबर है, मतलब कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ऊपर भी दे रखा है, जैसे कि 32, 24, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। जिसको अगर ग्राफ नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, नाउ विजिबल। देखिए कह रहा है बेस्ड ऑन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है। ठीक है, गलत पूछ रहा है। पहला कह रहा है नंबर ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट मेडल्स इंक्रीजेस वेन एवर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंक्रीज। कह रहा है जब भी टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की जो संख्या है वो बढ़ती है, तो गोल्ड मेडल की जो संख्या है वो भी इंक्रीज करती है। देखो ये है गोल्ड मेडल वाले, यानी कि जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, इस तरह से ब्रेकिंग जो लाइन है, दीज आर गोल्ड मेडल एंड द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स आर दिस, राइट। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 13 है और टोटल मेडल्स कितने 32, तो यहाँ पे तो डिक्रीमेंट आ रहा है, तो यहाँ से तो हमें समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, वहाँ पे देखो जैसे 6 से 7 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी क्या करें, इंक्रीज करें। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आगे गोल्ड मेडल 7 से कितने हो गए 22, तो नंबर ऑफ टोटल मेडल्स ये भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी ठीक है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। 22 से 18 ये तो डिक्रीमेंट हो रहा है, इसको छोड़ो। 18 से 38 जैसे ही गोल्ड मेडल्स बढ़े तो नंबर ऑफ टोटल मेडल्स की भी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे देखो 38 से 14 हो गए, ये तो डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि ये तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन गोल्ड मेडल्स, क्या कह रहा है फिर हमसे, परसेंटेज इंक्रीज इन दी गोल्ड मेडल्स इन 2010 ओवर 2006, यानी कि 2006 के कंपैरिजन में 2010 का जो गोल्ड मेडल है उसका जो परसेंटेज इंक्रीज है, कह रहा है वो कह रहा है मोर देन दी करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। यानी कि जो 2006 की बात कर रहा है और 2010 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो गोल्ड मेडल का जो इंक्रीमेंट आया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। 2006 में कितने गोल्ड मेडल हैं 18, 2010 में कितने हैं 38, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं 58, और 2010 में कितने हैं 101। तो कह रहा है गोल्ड का जो इंक्रीमेंट है
वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल इंक्रीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा, जो गलत है, जो सही नहीं है। भाई कितने का इंक्रीमेंट आया, यहाँ पे इंक्रीमेंट आया 20 का, यानी कि 20/18 इंटू 100, ये गोल्ड के लिए है। यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट आया, ये आया 40 और 42 43/58 इंटू 100। आपको ये चेक करना है इसका वैल्यू ज़्यादा है या नहीं। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है यानी कि हमारा स्टेटमेंट एकदम ठीक है। दिस इज फॉर गोल्ड, दिस इज टोटल। देखो भाई, दिस इज 1000/9 यानी कि दिस विल बी 111%, 111.1%। इसको आप चेक करोगे, दिस विल बी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी देखो दिख रहा है। अगर आप 2150 को 29 से डिवाइड करोगे तो भाई ये तो 100 से कम आएगा। क्यों? अगर 2150 की जगह यहाँ पे अगर 2900 भी होता, तब अगर मैं 29 से डिवाइड करता तब जाके 100 आता, लेकिन ये 2900 से तो बहुत कम है, यानी कि 100 से इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, लेकिन हमको ठीक बताना नहीं, हमको बताना है गलत कौन सा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 या 4 में से ही एक आंसर होना चाहिए। ठीक, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, सेकंड वाला समझ में आ गया ना। फिर कह रहा है एवरी टाइम नॉन गोल्ड मेडल्स टुगेदर, कह रहा है हर बार जो नॉन गोल्ड मेडल्स हैं टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेडल। कह रहा है एवरी टाइम, हमेशा जो नॉन गोल्ड मेडल्स हैं, भाई नॉन गोल्ड मेडल्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ मेडल्स माइनस गोल्ड मेडल्स, यानी कि यहाँ पे नॉन गोल्ड कितने हो जाएंगे, देखो 12 और 7 यानी कि 19 नॉन गोल्ड मेडल्स। यहाँ पे कितने नॉन गोल्ड हैं, 18। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही नॉन गोल्ड होगा। यहाँ पे देखो 25 and 7, दिस विल बी 18। दीज आर नॉन गोल्ड मेडल्स। कह रहा है एवरी टाइम नॉन गोल्ड मेडल्स टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ टोटल मेडल्स। कह रहा है जो नॉन गोल्ड मेडल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स का 50% से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे कितने टोटल हैं, 32 का 50% 16, यानी कि टोटल मेडल्स का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो ये नॉन गोल्ड मेडल्स जो हैं ये इससे 50% से भी ज़्यादा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा ही तो है। अब यहाँ पे चेक करो 24 का 50% यानी कि 12, अगेन ये वाली वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है। 25 का 50% 12.5, अगेन ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। अगर आप सभी का चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये जो वैल्यू है सभी में ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, ऑल ओवर दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा। तो एक ही हमारे पास बचा क्या, फोर्थ वाला, ये भी ठीक है, यानी कि ये वाला फिर गलत होगा। समझ में आ गई बात? बताओ भाई, एनीवन जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताएं। ठीक है, तो अगर 3 ऑप्शंस हमारे एकदम ठीक हैं तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या होगा, फिर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है एक बार देख लो। कह रहा परसेंटेज इंक्रीज इन गोल्ड मेडल हाँ नॉट पूछा था, तो यानी कि गलत। गलत कौन सा होगा फिर, अगर 3 सही है शुरू के तो लास्ट वाला ही गलत होगा। चेक कर लो गलत क्यों है, एक बार इसको चेक करो ये गलत क्यों है। कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन गोल्ड मेडल इन 2010, यानी कि 2010 में जो गोल्ड मेडल है ओवर 2006, यानी कि जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी की तरह ये भी। कह रहा है इज मोर देन, यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज है जो कि हमने निकाला था अभी 111.1, कह रहा है ये ज्यादा है किससे, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन 2002 ओवर 1998। ठीक है, इसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2002 ओवर 1998। भाई 1998 कहाँ पे है, ये है, और 2002 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे जरा चेक करो
गोल्ड मेडल कितने हैं यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने हैं 22। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है भाई 15 का। तो 15 डिवाइडेड बाई इनिशियल यानी कि 7 इंटू 100। चेक करो यहाँ पे कितने हैं, दिस इज समवेयर अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये आएगा 200% से भी थोड़ा सा ज़्यादा। ये कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द गोल्ड मेडल इन 2010 ओवर 2006, जो कि हमारा निकल के आया था 111। ये कह रहा है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, इससे ज़्यादा कहाँ है भाई, ये तो कम है, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं समझ में आया थोड़ा सा क्या, हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इंक्रीज वेन एवर द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स इंक्रीज। कह रहा है जो जब भी हमारे गोल्ड मेडल की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स है उनकी भी संख्या फिर बढ़नी चाहिए। अगर आप चेक करोगे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहां पे अगर आप चेक करोगे जहां पे इंक्रीमेंट आ रहा है, जैसे कि 6 है गोल्ड में, कितने यहाँ पे 6 है, अगले साल यानी कि 1998 में कितने गोल्ड हो गए, 6 से 7 यानी कि 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो यहां अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। आगे देखो यहाँ पे 7 से कितना हो गया 22, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी ठीक है। आगे चेक करो 18 से 38 हो गए और यहाँ पे 58 से 101 हो गया। देखिए जहां जहां गोल्ड का इंक्रीमेंट हो रहा है वहां वहां टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी बढ़ रहे हैं। ये समझ में आया। और 2000 सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि जो गोल्ड मेडल्स हैं 2010 में एज कंपेयर टू 2006 वो ज्यादा है। किससे, जितने भी हमारे जो टोटल मेडल्स हैं उस पर्टिकुलर ईयर में यानी कि 2010 और 2016 से 2006 में, उसके कंपैरिजन में उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो अभी हमने जब निकाला तो हमने ये पाया कि गोल्ड का इंक्रीमेंट कितना है 111, लेकिन ये देखो, लेकिन इसका जो इंक्रीमेंट है टोटल नंबर ऑफ मेडल्स का जो इंक्रीमेंट है दैट इज ओनली 100%। तो इसका वैल्यू इससे क्या है, ज़्यादा ही है। चले आगे, चलो थोड़ा सा ध्यान से बैठ के एक बार करना, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाएगा समझ में, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मान के चलो एक क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम में बना लोगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन 1। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ग्राफ डिपिक्ट्स द पेट्रोल प्राइस इन रुपीज पर लीटर, यानी कि हमको पर लीटर का जो कॉस्ट है वो दे रखा है इस तरह से। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज 4। पहला स्टेटमेंट कह रहा था हाईएस्ट प्राइस नेवर क्रॉस 75, जो हाईएस्ट प्राइस है 75 को कभी भी क्रॉस नहीं करा है। 75 वाली लाइन ये है।
हाईएस्ट प्राइस 75 को बहुत बार क्रॉस कर चुका है, यानी कि दिस विल बी इनकरेक्ट। आंसर तो मिल गया पहले ही, बाकी के स्टेटमेंट को देख लो। द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस वाज फॉर द मंथ ऑफ जून। हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो कह रहा है जो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस में वो जून के मंथ में है। भाई जून का मंथ ये है, दिस इज जुलाई, दिस इज अप्रैल, दिस इज मई एंड दिस इज जून। ठीक है, 3 मंथ के हमें बारे में बात कर रहा है। अप्रैल का जो हाईएस्ट प्राइस है, अप्रैल का जो हाईएस्ट प्राइस है वो ये है, और जो लोएस्ट प्राइस है वो ये है। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, इतना डिफरेंस है। मई में देखो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, कोई भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। जून में देखो दिस इज हाईएस्ट एंड दिस इज लोएस्ट, तो यहां पे सबसे ज्यादा गैप है जून में, सभी के कंपैरिजन में जून में सबसे ज्यादा गैप हमको नजर आ रहा है, यानी कि ये तो ठीक है। मंथ ऑफ जून showed the largest decrease of price between the opening price and the closing price। देखो ये है ओपनिंग प्राइस और ये है क्लोजिंग प्राइस, तो कह रहे हैं जून के मंथ में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट आया है एज कंपेयर टू अदर मंथ्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है अप्रैल का डेटा, ओपनिंग प्राइस, और ये है क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ये तो यानी कि गलत है। आगे चेक करो मई के लिए, मई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। जून में चेक करो, जून में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, कम हो रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। ऑल डिपिक्टेड प्राइस लाई बिटवीन 70 एंड 80, सारे के सारे प्राइस 70 और 80 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे जो प्राइस अगर देखोगे इन्हीं लाइन के बीच में तो आ रहे हैं। फोर्थ भी ठीक, ओनली ऑप्शन नंबर 1 विल बी रॉन्ग। तो इस तरह से एनालाइज करना है हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेटमेंट्स को, फिर हमें फाइनली अपने कंक्लूजन्स पे पहुंचना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना दोबारा से, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको करना और आंसर मुझे करना कमेंट के अंदर। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसको कर लेना। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, और फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, जिसमें एक जो टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाना मंडे को। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, संडे को एक मॉक टेस्ट दे दिया करो, जिससे क्या होगा, जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आई, एक बार देख लो, मॉक टेस्ट देके कि क्या सही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।